हेलो दोस्तों, क्लास 11th साइंस ग्रुप का मैथ हो या फिर क्लास 11th एग्रीकल्चर ग्रुप का मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो, हर जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन जिसका टॉपिक है विक्षेपण और जो है मानक विचलन। तो दोस्तों, मानक विचलन क्या होता है डिटेल में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। मानक विचलन कितने तरह से ज्ञात किया जा सकता है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। आज के इस वीडियो में हम मानक विचलन निकालने की जो कल्पित माध्य विधि है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसकी सहायता से बड़े सरल तरीके से आसानी से विदाउट लार्ज कैलकुलेशन के हम मानक विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। और चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम अब शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, मैं बता दूं आपको कि जो पहले मैंने माध्य विचलन और मानक विचलन आपको पढ़ाया है समांतर माध्ययी से और माध्ययिका से, उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऊपर आई बटन में देखिए वहाँ डाल दिया है, और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ख़त्म हो जाने पर आप वहाँ से टच करके दूसरी वीडियो पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कल्पित माध्य विधि से मानक विचलन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि से कल्पित माध्य विधि से मानक विचलन ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको जो प्रीवियस नॉलेज आपने ले रखी है उसी के बेस पर बता दूं। जब आप समांतर माध्य के क्वेश्चन करते थे तो समांतर माध्य में समांतर माध्य ज्ञात करने के कई तरीके आप जानते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका होता है पदों का योग बटे उनकी संख्या। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि आ गई, जिसमें यदि बारंबारताएं साथ में दी गई होती थी तो आप सभी आंकड़ों को उनके साथ गुणा करा के सभी को जोड़कर भाग कर लेते थे। उसके बाद अगर आंकड़े थोड़े से और कठिन हो जाते थे तो आप समांतर माध्य को कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करते थे। याद आया ना आपके? तो कल्पित माध्य विधि से हम पहले से ही एक कल्पित माध्यम मान लेते थे, और वो क्या होता था, सभी जो आंकड़े दिए होते थे उनमें बीच वाला आंकड़ा होता था जिसकी बारंबारता अधिक होती थी। उसकी सहायता से जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते थे तो वो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने की अपेक्षा सरल होता था। तो कल्पित माध्य से क्या होता है, जो क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं वो उसकी कैलकुलेशन सरल हो जाती है। तो यहाँ भी हमने जो कल्पित माध्य विधि से मानक विचलन ज्ञात करना है उसका मेन उद्देश्य यही होगा कि आंकड़ों को कैलकुलेशन को सरल की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दो तरह के आंकड़े हमारे पास यहाँ होंगे। एक तो होंगे असतत आंकड़े, असतत आंकड़े या असतत श्रेणी भी कह सकते हैं इसे। एक तो होंगे असतत आंकड़े और दूसरे होते हैं सतत आंकड़े, सतत आंकड़े। ठीक है, सतत असतत आंकड़े मतलब जिनमें वर्ग अंतराल नहीं होते, वर्ग अंतराल नहीं होते, नहीं होते। और सतत का मतलब है इनमें वर्ग अंतराल दिए होते हैं, वर्ग अंतराल दिए होते हैं। ठीक है, अब हम इनका एक एक प्रश्न, एक एक उदाहरण लेंगे और उसको सोल्व करके क्लियर करेंगे कि इस विधि से मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले जो इसके सूत्र हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इस विधि से मानक विचलन निकालने के लिए हम जो सूत्र यूज करते हैं वो होता है मानक विचलन। मानक विचलन को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों सिग्मा से, और इसके लिए सूत्र यूज होता है अंडर द रूट
सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तो केवल तब है जब आपको क्या दिया गया है, केवल आंकड़े दिए गए होंगे, उनकी बारंबारता साथ में नहीं दी गई होगी। और दूसरा मानक विचलन निकालने का तरीका बताता हूं। जब बारंबारताएं दी जाएंगी तब मानक विचलन निकाला जाएगा। सिग्मा इक्वल्स टू अंडर द रूट सिग्मा एफ गुणा डी स्क्वायर बटे में एन आ जाएगा माइनस सिग्मा एफ गुणा डी बटे एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि डी क्या है। डी है इसमें कल्पित माध्य से विचलन, कल्पित माध्य से विचलन। याद रखिएगा दोस्तों, कल्पित माध्य से विचलन। जो माध्य आप खुद मानेंगे, स्वयं मानेंगे, उससे सभी पदों का विचलन जो होगा वो डी कहलाता है। इसमें एन क्या है, सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग होता है। ठीक है, और एफ क्या होता है, बारंबारता होती है, बारंबारता। जहां आप सिग्मा एफ गुणा डी स्क्वायर लिखा देखोगे, यानी डी स्क्वायर फाइंड करके एफ की साथ गुणा करा के जो भी आपके पास आंकड़े आएंगे उन सभी का जोड़ कहलाता है सिग्मा एफ गुणा डी स्क्वायर। और एफ की डी के साथ गुणा कराकर जो भी आंकड़े आते हैं उन सब का योग कहलाता है सिग्मा एफ गुणा डी। ठीक है, तो ये सूत्र लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को फेस करना है। चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने ये जो श्रेणी है ये कहलाती है असतत बारंबारता बंटन। और क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें बारंबारताओं के साथ वर्ग अंतराल नहीं दिए जाते, सीधे ही कोई संख्या लिखकर दे दी जाती है। इसको हम असतत बारंबारता बंटन कहते हैं। अब कल्पित माध्य विधि से इस असतत बारंबारता बंटन का हम मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए पहले हमें याद होना चाहिए इसका सूत्र। और सूत्र मैंने आपको अभी लिखवाया है। कौन सा सूत्र है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है अंडर द रूट सिग्मा एफ इंटू डी का स्क्वायर बटे एन और माइनस सिग्मा एफ गुणा डी बाई एन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। फॉर्मूला ही आपको बताएगा कि जो टेबल आप प्रिपेयर करने वाले हैं इसे सोल्व करने के लिए, उसमें कितने कॉलम आएंगे और कौन कौन से कॉलम आने वाले हैं। तो अब हम जो इसकी टेबल है उसको प्रिपेयर करते हैं। देखिए, यहाँ हम पहला कॉलम बनाएंगे सभी आंकड़ों के लिए, जिसको हम एक्स आई कह देंगे। ठीक है, ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरे में हम सभी बारंबारताओं को रखेंगे जो एफ आई हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरे कॉलम में हम डी का मान ज्ञात करेंगे, डी यानी कल्पित माध्य से विचलन, अज्यूम्ड मीन से विचलन, और जिसको हम एक्स आई में से वो अज्यूम्ड मीन जो भी हम मानने वाले हैं इसमें अभी, उसको घटाकर प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम देख रहे हैं कि हमारे पास डी स्क्वायर भी आया है सूत्र में, तो हम इससे नेक्स्ट कॉलम में डी का स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास हम देख रहे हैं कि एफ गुणा डी भी आया है और एफ गुणा डी स्क्वायर भी आया है, तो हम यहाँ एफ गुणा डी वाला कॉलम बना लेंगे और आगे एफ गुणा डी स्क्वायर वाला कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये सभी कॉलम बनकर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नीचे हम एक लाइन खींचकर इनका योग करेंगे सबका, जिस जिसका योग हमें करने की आवश्यकता होगी उस सब का योग हम नीचे इस पंक्ति में कर लेंगे योग लिखकर। ठीक है, यहाँ इस पंक्ति में हम योग करने वाले हैं। तो ये है इसकी जो कंप्लीट टेबल है असतत बारंबारता बंटन के लिए, वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपने आंकड़ों को इसमें उठाकर पुट कर लेते हैं। एक्स आई जो था वो दिया था 10, 15, 18, 20 और लास्ट वाला दिया था 25। ठीक है,
एफ आई जो है, एफ आई हमारे पास दिया था 3, 2, 5, 8 और 2। अब बारी आती है अजूम्ड मीन लेने की, यानी कल्पित माध्य लेने की। कल्पित माध्य कैसे लिया जाता है? इन सभी आंकड़ों को देख लीजिए, गिन लीजिए, इनमें जो बिल्कुल बीच वाला आंकड़ा है उसको आप अजूम्ड मीन मानते हैं। तो यहाँ पर 18 बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, हम देख रहे हैं 18 बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसको हमने ए मान लिया, अजूम्ड मीन मान लिया। और अब हम इसको सारे एक्स आई में से, यानी प्रत्येक में से इस 18 को घटाएंगे और यहाँ लिखेंगे इस वाले कॉलम में। तो 10 में से हम घटा रहे हैं 18 को, तो कितना आएगा? -8 आएगा। फिर हम 18 को घटाएंगे 15 में से, तो -3 आएगा। 18 को 18 में से घटाकर 0 आएगा। 20 में से 18 को घटाकर 2 आएगा और 25 में से 18 को घटाकर 7 आएगा। समझ गए? आगे हम डी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, यानी ये जो डी हमें मिला है इसका वर्ग। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? इसके बाद हम क्या करेंगे? f और d की गुणा करवा लेते हैं। ये है f आपके पास, ये है d। 3 और -8 है, गुणा कराएंगे तो -24 आ जाएगा, -24। 2 और 3 की गुणा कराएंगे -6 आ जाएगा। 5 और 0 की गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 8 और 2 की गुणा कराएंगे तो 16 आ जाएगा। और 2 और 7 की गुणा कराएंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम f गुणा डी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ये है हमारे पास f और ये है डी स्क्वायर। चलिए अब हम गुणा करवा लेते हैं f की और डी स्क्वायर की। ये है f और ये है डी स्क्वायर। तो 3 की और 64 की गुणा कराएंगे, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 की और 9 की गुणा कराएंगे तो 18 आ जाएगा। 5 की और 0 की गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 8 की और 4 की गुणा कराएंगे तो 32 आ जाएगा। 2 की और 49 की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 2 नम 18 और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, अब हम इन सभी का योग ज्ञात करेंगे। इसमें सूत्र में हमें दिख रहा है n। n क्या होता है? सभी बारंबारताओं का योग होता है। तो n को हम ज्ञात कर लेंगे जोड़कर। 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18 और 2 20 हो गया। इसके बाद हम सिग्मा f गुणा d का भी वर्ग कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं -24 है, -6 है, जुड़कर -30 हो गए। तो -30 हो गए जुड़कर, और इसमें 16 और 14 भी जुड़कर 30 हो रहे हैं, लेकिन प्लस के 30 हो रहे हैं। अब माइनस का 30 और प्लस का 30 जब जुड़ेगा तो कितना आएगा? रिजल्ट 0 आएगा। इनको जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20 हो गए। हासिल 2 पहुंच गए। 2 और 9 11 और 1 12 और 3 15, 15 और 9 हो गए 24। हासिल 2 गए, 2 और ये 1 हो गया 3। ठीक है, अब हमें सभी वैल्यूज़ को उठाना है और इस फॉर्मूला में रखना है जो इधर मैंने लिख रखा है। तो इस फॉर्मूले को दोबारा सही ढंग से नीचे को करके लिख लेते हैं। अब मानक विचलन सिग्मा इक्वल्स टू होगा अंडर द रूट सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा f इंटू डी अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सभी वैल्यूज़ उठाएंगे, बारी बारी से पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। f गुणा डी स्क्वायर सभी का योग आया है 340 बटे में n का योग आया था, n आया था हमारे पास 20 माइनस सिग्मा f गुणा d आया था हमारे पास 0 और n का वैल्यू 20, इसका करना है स्क्वायर। अब भाई 0 के अपोन में चाहे जो आ जाए और जितनी बार उसका स्क्वायर कर लो वो तो 0 ही रहेगा। 20 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा माइनस 0, यानी ये अंडर रूट 17 आ गया। अब 17 का वर्गमूल क्या होता है भाई? 16 का तो जानते हैं हम, 4 होता है। 17 का ज्ञात करने के लिए इसको 17.00 लिख दीजिए। 4 चौक 16 चल जाएगा, 1 बच जाएगा, ऊपर दशमलव लगेगा, ऊपर से 00 नीचे आएगा। 4 का दुगुना 8 हो गया। अब
यहाँ 8 के साथ हमने 1 ले लिया, एक बार ही चला सकते हैं, 81 आ गया, तो 4.1 समथिंग आएगा, 4.1 आगे लगभग लिख दिया करो, आपकी जान बच जाती है ज़्यादा कैलकुलेशन करने से। लगभग 4.1 ये तो आ गया क्या दोस्तों, मानक विचलन आ गया। आगे क्वेश्चन में प्रसरण भी पूछा है, तो प्रसरण के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है। प्रसरण के लिए हम जो हमारे पास मानक विचलन आया है उसका वर्ग कर देते हैं, प्रसरण हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, यानी √17 का स्क्वायर, जो 17 आ जाएगा और यही आंसर होगा। समझ गए दोस्तों। तो ये तरीका है असतत बारंबारता बंटन के लिए कल्पित माध्य से मानक विचलन ज्ञात करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये सतत श्रेणी के लिए पढ़ने वाले हैं, फिलहाल इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सतत बारंबारता बंटन के लिए किस तरह से हम मानक विचलन प्राप्त करते हैं। सारणी ठीक ठीक उसी तरह की बनती है, एक कॉलम बढ़ता है, इसलिए मैंने जो पीछे सारणी बनाई थी उसको यहाँ से कंप्लीटली इरेज नहीं किया है, मैंने इसमें वर्ग और मध्यमान वाला कॉलम जोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं जो भी हमें दिए हुए हैं। वर्ग अंतराल दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, अब हमें मध्यमानों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्ग अंतराल जब आते हैं तब जो x का काम करता है वो मध्यमान करते हैं। और मध्यमान निकालने का तरीका क्या होता है, अपर और लोअर दोनों लिमिट को जोड़ दीजिए, यानी 0 में 10 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, 5 आ जाएगा। 10 और 20 को जोड़िए, 30 आएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में गैप देख लीजिए, कितने का गैप है, 10 का। तो 10 और बढ़ा दीजिए, 25 लिख दीजिए आगे, 10 और बढ़ाकर 35 लिख दीजिए, 10 और बढ़ाकर 45 लिख दीजिए, 10 और बढ़ाकर 55 लिख दीजिए। ठीक है, आगे बारंबारता है जो कि हमें यहाँ इस प्रकार से दी गई हैं, इनको लिख देते हैं। बारंबारताएं हमें क्रम से 10, 25, 40, 55, 70 और 35 दी गई हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट कॉलम में हमें माध्य से, कल्पित माध्य से जो विचलन है d उसको निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि 25 और 35 दोनों बीचों बीच हैं, 25 और 35 दोनों बीचों बीच हैं, लेकिन इसमें जो 35 की बारंबारता है वो अधिक है, इसलिए हम इसको ही a मान लेते हैं, यानी कल्पित माध्य मान लेते हैं। और प्रत्येक में से इसको घटाकर सामने लिखते चले जाएंगे। तो 5 में से 35 को घटाएंगे तो -30 आएगा, 15 में से 35 को घटाएंगे -20 आएगा, 25 में से 35 को घटाएंगे -10 आएगा, 35 में से 35 को ही घटाएंगे तो 0 आएगा, 45 में से 35 को घटाएंगे तो 10 आएगा, और 55 में से 35 को घटाएंगे तो 20 आएगा। समझ गए। इसके बाद हमें d² फाइंड करना है। d² मतलब ये 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर दोस्तों 900 हो जाएगा, -30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है 900। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 10 का स्क्वायर फिर से 100 होगा और 20 का स्क्वायर फिर से 400 होगा। f गुणा d प्राप्त कर लेते हैं। f है यहाँ पर और d है यहाँ पर। 10 और -30 की गुणा कराएंगे, 10 और -30 की गुणा -300 हो जाएगी। 25 और 20 की गुणा कराएंगे, 25 दूनी 50 -500 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 0 का 0 -500। 40 और 10 की गुणा कराएंगे -400 आएगा, 55 और 0 की गुणा कराएंगे 0 आएगा, 55 और 0 की गुणा। 70 और 10 की गुणा कराएंगे 700 आ जाएगा, 35 और 20 की गुणा कराएंगे फिर से 700 आ जाएगा। ठीक है,
f गुणा डी स्क्वायर कराते हैं दोस्तों, 10 की गुणा 900 के साथ कराई, कितना आएगा, 10 की गुणा 900 के साथ कराकर 9000 आ जाएगा। 10 की गुणा 900 के साथ कराकर 25 चौक 100 होते हैं और 2 जीरो ऑलरेडी हैं, इसलिए ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, क्या कर रहे हैं भाई हम, यहाँ नहीं होगी, 40 की गुना किसके साथ होगी, 100 के साथ होगी, तो 4000 आ जाएगा। 55 की गुणा 0 के साथ होगी तो 0 ही आएगा, और 70 की गुणा 100 के साथ होगी, 70 की गुणा 100 के साथ होगी तो 7000 आ जाएगा। और 35 की गुणा 400 के साथ होगी, 00 एज इट इज लिख दीजिए, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएंगे, 14000 आ जाएगा। ठीक है, सबकी गुणा हमने करा दी है प्रॉपर वे में। अब सबका योग ज्ञात करना होगा, जो जो भी फॉर्मूले में है। फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, किस किस का योग चाहिए, n चाहिए, f गुणा डी स्क्वायर का योग चाहिए और f गुणा d का योग चाहिए। n क्या होता है, सभी बारंबारताओं का योग होता है, तो n यहाँ से मिलेगा हमें, n ज्ञात कर लेते हैं। 5 और 5 10 और 5 15, हासिल 1 गया, 1 और 1 2 और 2 4 और 4 8, 8 और 7 15 और 5 20 और 3 23 हो गया, 23 का 23 एज इट इज आ गया। ठीक है, 235 आ गया यहाँ पर। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 और 5 15, हासिल 1 गए, 1 और 1 2 और 2 4 और 4 8 और 7 15 और 5 20 और 3 23 हो गए। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 500 और 300 800 और 400 1200, माइनस के 1200 हो रहे हैं और प्लस के 700 और 700 1400, प्लस के 1400 हो रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पर प्लस के 200, तो यहाँ पर प्लस के 200 हो जाएगा, 200। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ 10,000 है, यहाँ 9,000 है, 19,000 हो गए, 9 और 4 13, 23,000 हो गए, 23 और 7 30,000 हो गए, 30 और 14 44, यहाँ 44,000 आ जाएगा, 44,000। ठीक है, 44,000। करना क्या है, इन सभी वैल्यूज़ को बारी बारी से उठाकर अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और मात्र कैलकुलेशन रह जाएगी। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो f गुना डी स्क्वायर 44,000 है, यहाँ हमने 44,000 लिख दिया है, अपॉन n का वैल्यू कितना है, 235 है, तो यहाँ 235 हो गया, माइनस ये ब्रैकेट शुरू किया, f गुना d का वैल्यू 200 आया था और n का वैल्यू 235 आया था। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब मात्र कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन करने के सबके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको भाग कराऊंगा और भाग कराने पर आएगा मेरे पास 187.27। ठीक है, माइनस जब इसको भाग कराएंगे 200 को 235 से तो 0.85 आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर से हम इसको लिखेंगे 187.27 माइनस इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 0.7225 आएगा, और जब इनको हम माइनस करेंगे तो 186.55 लगभग इतना आएगा, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 13.6 आएगा, और यही इसका मानक विचलन होगा। अगर प्रसरण पूछ लिया जाए तो दोस्तों क्या करोगे, सिग्मा का स्क्वायर कर दोगे, यानी 186.55 आ जाएगा इसका प्रसरण। तो इस तरह से हम कल्पित माध्य विधि से मानक विचलन को ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है वो सब आपको समझ आया होगा, समझ आया है, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।